आपने कोई शब्द पूछा या पर्यायवाची पूछा, जैसे आपने पूछा कि घोड़े का पर्यायवाची क्या है। अब इनको है पता है, हमको तुरंग पता है, किसी को अश्व पता है, तो सबने अलग अलग लिखा है। फिर आप आंसर शीट में कोई एक लेके आ रहे हो, या तो तीनों को लाना चाहिए। रिटर्न एग्जाम में ये हो जाता है, लेकिन उसमें दिक्कतें कहाँ भी आती है। जिन लड़कों की राइटिंग अच्छी नहीं होती है, क्या वो नंबर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं? आप बताइए। हमारी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, आप देख लीजिए, लेकिन हमने BHU में एंट्रेंस दिया, ऑब्जेक्टिव था तो हो गया। ऑब्जेक्टिव, अच्छा ऑब्जेक्टिव वजह से हो गया। अगर हमारा रिटर्न में होता तो हम उतने नंबर नहीं गेन कर पाते। मेरी 45 रैंक आई थी, MA में मेरी 2 रैंक आई थी। जब 2016 में JNU में आपने पेपर दिया था हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा, और आप देखना शुरू कर चुके हैं द स्टूडेंट लाइफ। JNU की फर्स्ट VC फीमेल वाइस चांसलर धूलीपुड़ी पंडित ने कुछ सेंटर से गुजारिश की है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हटा करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन रख दिया जाए, ताकि उनके सब्जेक्ट में, ये मास्टर्स के कोर्सेज में अलाउड करने की, ये UG में नहीं बातें की गई हैं, ताकि जो नए नए छात्र हैं उनका गुणवत्ता बहुत अच्छा हो, सब्जेक्ट पे पकड़ हो। तो इस पे कुछ लोगों का विरोध भी शुरू हो गया है। जैसे ABVP वहाँ की एक टुकड़ी है, इकाई है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उन्होंने इसका विरोध किया है। और सोशल मीडिया पे भी बच्चे जो हैं वो लिख रहे हैं कि अरे अभी हमको अगले साल देना है, प्लीज़ ऐसा ना हो, मतलब वो डर रहे हैं इस चीज़ों से। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या है आखिर खास इसमें, क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, क्या ये छात्रों के साथ ये चीज़ें खड़ी रहेंगी या फिर क्या ये चीज़ों को और भी कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। तो भैया बताइए कुछ। मेरा नाम अनिरुद्ध अग्निहोत्री है। हाँ, कहाँ से हैं आप? और मैं बुंदेलखंड झांसी का रहने वाला हूँ और वर्तमान समय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा हूँ, MA 3rd सेमेस्टर संस्कृत विषय। संस्कृत जी, जैसा कि आपने पूछा है कि जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जगह पे जो वाइस चांसलर आई हैं उन्होंने कहा है सब्जेक्ट वाइज। अभी जैसे JNU का बताया है, और JNU की वर्तमान में कुलपति, तो आज से आप 2 साल पहले देखेंगे तो JNU का जो पेपर होता था एंट्रेंस एग्जाम, वो सब्जेक्ट वाइज ही होता था। अभी ऑब्जेक्टिव वर्तमान समय में कोविड की वजह से और भी मतलब, तो अब क्या है कि ऑप्शनल आने लगा है, लेकिन उससे पहले सब्जेक्ट वाइज ही होता था। मतलब क्वेश्चन लिखा रहता था, उसका आंसर आपको लिखना होता था, उसमें ऑप्शन नहीं रहता था। तो अब ये हो गया, अब जैसे वो कह रही हैं कि भाई उनकी सोच है, और ये अच्छा भी है कि भाई जो विद्यार्थी आएंगे, जो छात्र आएंगे, गुणवत्तापूर्वक मतलब जो है शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ये भाई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी के पास ऐसी सुविधा हो कि जो उस हिसाब से मतलब अपना अध्यापन कर सके। हाँ। समझ रहे हैं आप भाई, ज़रूरी नहीं है। अब ये है कि एक क्वेश्चन होता है, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। हाँ। ठीक है। अब जब 4 ऑप्शन रहते हैं तो जब कोई विद्यार्थी, कोई छात्र, स्टूडेंट पढ़ा होता है तो वो 4 में से अपना समझ के बता देता है। हाँ। कि भाई उसको समझ में आ जाता है कि हमने ये पढ़ा है, तो इसमें टिक लगा देता है। ठीक है। अब जैसे उन्होंने कहा गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, अब जैसे जो गाँव का विद्यार्थी वहाँ जाएगा, ठीक है, तो क्या वो ऐसा कर पाएगा? आप बताइए। गांव का विद्यार्थी हिंदी या इंग्लिश किसी में एक में निपुण होगा है, तो वो कर सकता है ना, सब्जेक्टिव चीज़ें लिख सकता है, मार्क नहीं लिख सकता है, लेकिन उसको इस भाई वहाँ के लिए जो है उन्होंने बता दिया कि भाई अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, अच्छे लोग आए हमारे विश्वविद्यालय में, ठीक है। लेकिन अब जो गांव का आदमी है, ठीक है, जिसको इस तरह की शिक्षा नहीं मिल पाई है, ठीक है भाई, हालांकि जो नई शिक्षा नीति आई है वो बहुत अच्छी है, अगर ऐसा होता है वो लागू होती है और उस पर अच्छे तरह से काम किया जाता है, ठीक है, वो तो इसका प्रभाव आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा। लेकिन वर्तमान समय में अभी ये जो ऑप्शनल हमारे हिसाब से वो ठीक है, ऑप्शनल ही होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, कई लोगों को कहना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने के लिए 15-20 दिन या फिर 3 महीना पढ़ लेना होता है। हाँ, पढ़ लेना। तो वो इतना पढ़ करके 3 महीने में एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेते हैं। बताइए। मेरा नाम हर्षराज दुबे है, मैं भी बुंदेलखंड झांसी का रहने वाला हूँ, और यहाँ वर्तमान में वैदिक विज्ञान केंद्र में अध्ययनरत हूँ, और संस्कृत हमारा सब्जेक्ट है। ये MA संस्कृत वैदिक विज्ञान केंद्र में ही चलता है कि आर्ट फैकल्टी? हमारा वैदिक विज्ञान केंद्र और ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारा सब्जेक्ट है, विधि शास्त्र, वैदिक विधि शास्त्र। देखिए क्या होता है कि परीक्षा की प्रणाली होती है, सभी जानते हैं, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव, और दूसरा रिटर्न। तो जो मैम ने कहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हटा करके हम रिटर्न एग्जाम करवाते हैं। हाँ। तो रिटर्न एग्जाम में आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि रिटर्न एग्जाम में आप जितनी भी सामग्री आप पढ़ के जाएंगे, जितना लिखेंगे उतना कम होता है। कम होता है, जितना लिखेंगे उतना कम होता है। बिल्कुल। दूसरा समय का सबसे बड़ा खेल होता है, समय आपको कितना भी मिले आपको लिए कम पड़ जाएगा। अगर आप अच्छे जानकार हैं तो आप और अच्छा लिखना चाहेंगे कोई भी क्वेश्चन को,
ये हर स्टूडेंट चाहता है कि अगर हमारे मतलब का कोई प्रश्न आ गया तो हम उसको अच्छे से अच्छा उसकी व्याख्या कर सकें, लिख सकें। ऐसे तो अच्छा ब्यूरोक्रेट तैयार होगा ना। ब्यूरोक्रेट तैयार होगा, लेकिन क्या होता है कि अगर हम अपनी समय की अवधि को देख करके चलेंगे तो उस हिसाब से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयुक्तता ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि जब 4 ऑप्शन रहते हैं, देखिए अगर ऑप्शनल और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक परीक्षा प्रणाली में रखा है तो उसका मतलब यही है कि उसको 4 प्रकार की चारों चीज़ें आनी चाहिए। जैसे अगर आपको कोई सब्जेक्ट उसमें नेगेटिव मार्क है, अगर कोई नेगेटिव क्वेश्चन है तो वो भी नेगेटिव आना चाहिए, तभी तो आप पॉजिटिव वाला लगा पाएंगे ना। इसमें तो केवल हमको एक आ रहा है, एक ही लिखना है, कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, उसी में लिखना है। लेकिन इसमें अगर हमको 4 ऑप्शन में से 3, जब आप पहले पहचानना पड़ेगा कि 3 हमें ये नहीं आते हैं या 3 का उनसे रिलेटिव नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा गया है तो 3 में जो 3 है, एक सही है, 3 गलत हैं। तो जो 3 गलत हैं तो 3 गलत भी तो आने चाहिए कि इससे ये जो क्वेश्चन पूछा है उससे ये रिलेटिव नहीं है। अच्छा, तो भैया मेहनत उसमें ज़्यादा है कि इसमें ज़्यादा है? मेहनत दोनों में है। आप अगर सोचेंगे कि कोई स्टूडेंट कम पढ़ा लिखा है वो लगा देगा, देखिए वो एक आप ये समझ लीजिए संयोग की बात होती है कि हमको अगर ऐसा भी होता है, ऑप्शनल में ये भी हो जाता है कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है लेकिन आपको ये पता है कि ये जो 3 आंसर हैं वो इससे रिलेटिव नहीं है, इतना कन्फर्म है, तो आप चौथा अपने आप लगा देंगे। बिल्कुल। और उसमें क्या है कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो 0/0, उसमें अगर आ रहा है तभी आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें 2016 में मैंने GNU का एंट्रेंस दिया था। और एंट्रेंस उस समय लास्ट था जब रिटर्न एग्जाम हुआ था। आपने दिया था? मैंने दिया था। कितना प्रश्न आया था? प्रश्न आया था 150, नहीं प्रश्न आया था 50 प्रश्न आया था। 50 में भी थे लॉन्ग थे, शॉर्ट थे, और हाँ लॉन्ग शॉर्ट थे दोनों, लगभग 3 प्रश्न, हाँ वेरी शॉर्ट थे। तो उसमें ये था कि हमको वहाँ इस चीज़ का सामना करना पड़ा। मेरा सिलेक्शन हुआ था लेकिन सेकंड लिस्ट में हुआ था। अच्छा। बल्कि फर्स्ट लिस्ट में होना चाहिए था। अच्छा। लेकिन मेरे पास समय का अभाव हो गया था। अच्छा। 3 घंटे का था, लेकिन मैं 3 घंटे में जितना वो चाहते थे उतना शायद मैं नहीं लिख पाया। 3 घंटे 50 क्वेश्चन कैसे कर पाएगा इंसान? वही तो बात है। जब हम OBE एग्जाम में, ओपन बुक एग्जाम में 7 क्वेश्चन 3 घंटे में लिख रहे हैं, वो भी एकदम, और उसमें भी एक मात्रा थी, कितने शब्दों का चयन करना है, 2 पेज के ऊपर मत लिखना, नहीं हाँ, नंबर काट लेंगे। तो उसमें भी मात्रा थी। लेकिन क्या है कि हमको जैसे उन्होंने पूछ लिया अष्टांग योग, हाँ। अब अष्टांग योग हमको अच्छा आता, थोड़ा हर स्टूडेंट चाहता है कि जो वैसा अच्छा आता है उसको और अच्छे से प्रेजेंट कर सके, क्योंकि जो जांचने वाला होता है वो देखता है कि भाई इसकी पकड़ है तो ये अच्छा नंबर मिलेगा। हर कोई चाहता है कि हमारा मार्क्स कटे ना, लेकिन उसमें दिक्कतें कहाँ भी आती हैं। जिन लड़कों की राइटिंग अच्छी नहीं होती है, क्या वो मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं? आप बताइए। हमारी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, आप देख लीजिए, लेकिन हमने BHU में एंट्रेंस दिया, ऑब्जेक्टिव था तो हो गया। ऑब्जेक्टिव? अच्छा, ऑब्जेक्टिव वजह से हो गया। अगर हमारा रिटर्न में होता तो हम उतने नंबर नहीं गेन कर पाते। मेरी 45 रैंक आई थी, MA में मेरी 2 रैंक आई थी। जब 2016 में JNU में आपने पेपर दिया था तो उसमें मेरे नंबर कटे थे, नंबर उसमें भी कटे राइटिंग में। हाँ। क्योंकि देखिए क्या है, आप कितना भी अच्छा लिखें लेकिन राइटिंग अगर आपकी अच्छी नहीं होती है, हाँ, तो फिर जो जांचने वाला होता है वो देख लेता है कि हाँ ठीक है, एवरेज भी कर देता है वहाँ पर। अच्छा, एवरेज हो जाता है। मतलब इसमें चीटिंग धांधली कर सकते हैं इसमें कर। अब देखिए, अब आप भी चाहते हैं कि हमें अच्छा लिखने वाला स्टूडेंट मिले, तो आप उसको ही देखेंगे ना। बिल्कुल। और जो अच्छा नहीं लिखा रहेगा, थोड़ा उसकी राइटिंग गंदी होगी, तो आप उतनी गहराई से उसको नहीं देखेंगे, एक एक शब्द नहीं देखेंगे, नहीं जांचेंगे, क्योंकि आपको लगेगा ये पढ़ने में नहीं आ रहा है। लेकिन क्या वो स्टूडेंट अयोग्य है क्या? ऐसा तो है नहीं। लेखन विधि से आप उसकी योग्यता को नहीं ना पहचान सकते हैं, भाई वो योग्य है। लेकिन अगर उसके सामने ऑब्जेक्टिव, UPSC में पूरा तो यही चीज है, लिखने तो उसके लिए तो देखिए उसके लिए भी प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस की जाती है। लिखने का भी तरीका होता है, ऐसा नहीं है। हर चीज में देखिए स्किल होता है, स्किल को निखारना पड़ता है। हाँ। लेकिन आप हर जगह आप यही करते रहेंगे, हर इस प्रणाली में, तो फिर कहीं ना कहीं मैं वैसे ये कह रहा हूँ कि एंट्रेंस के लिए आप परीक्षा को ऑब्जेक्टिव करवाइए। अच्छा। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, उतनी ज़्यादा कॉपियाँ होती हैं, जो कॉपियों के माध्यम से चीज़ें आएंगी उसमें धांधली का ज़्यादा सिस्टम रहता है। जैसे NTA और CUET का क्या चल रहा है ना, कि बहुत ज़्यादा पेपर को बिगाड़ दे रहे हैं, मतलब एकदम बेकार कर दे रहे हैं पेपर को। उसमें इतना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे कि GK, GS, मेंटल एबिलिटी, जो कि हमारे सब्जेक्ट से मैच भी नहीं करता, वो हमसे पूछते हैं, और उनको लग रहा है कि ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कहीं से भी लोग आएंगे और हमारे सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ होगी नहीं। प्रोफेशनल कोर्सेज भी ढेर सारे चलते हैं कि नहीं चलते वहाँ पे, तो वो इसलिए वो चाहते हैं।
तो इसमें क्या ऑब्जेक्टिव हटा देना चाहिए, सब्जेक्टिव रख देना चाहिए? जहाँ तक कि आप अगर ये बात सोचें, देखिए इतने हज़ारों स्टूडेंट परीक्षा देते हैं, जब हज़ारों स्टूडेंट परीक्षा देते हैं तो रिटर्न एग्ज़ाम हमें नहीं लगता कि संभव हो सकता। वहाँ ऑब्जेक्टिव ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जब कॉपी जांचने की बात आएगी, कॉपी चेक करने के लिए उनको मशीन का ही सहारा लेना पड़ेगा। अगर मशीन का सहारा नहीं लेंगे तो फिर हर रिजल्ट में अनियमितता जरूर आएगी। वो तो आएगी, अनियमितता 101% आनी है, लेकिन बस उसमें दुखी वही वो स्टूडेंट हो जाते हैं जिनका थोड़ा राइटिंग और मतलब लिखने में Vocabulary जैसे तेजी होनी चाहिए। जैसे हमारा संस्कृत में पकड़ है, लेकिन अगर हम इंग्लिश के भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कई परीक्षाओं में इंग्लिश भी आती है, साइंस भी आता है, तो हम उस पर उतना पकड़ नहीं दे पाएंगे। लेकिन हम ऑब्जेक्टिव के लिए याद करेंगे और सीधा ऑब्जेक्टिव लगा देंगे। अगर आप कहेंगे कि आप हमें किसी गैस के बारे में लिखो तो हम उतना नहीं लिख पाएंगे, लेकिन जो रटे होंगे बस उतना सीधा लिख देंगे। लेकिन लिखने का जो होता है सिस्टम, हर कोई जानता है लिखना जो आप लिखते हो परीक्षा में, वो चीज़ अंदर से निकलती है। अंदर का मतलब आप रटा हुआ कभी नहीं लिख सकते। रटा हुआ केवल टिक कर सकते हैं, लेकिन रटा हुआ कभी आप कॉपी पे छाप नहीं सकते इसे। अपनी चीज़ें स्वयं उभर के आती हैं। जो आपने विषय से पढ़ा है उस विषय को आप कितना अधिक से अधिक लिख पाते हैं, अगर आप अच्छे से जानते हैं। और नहीं जानते हैं तो आपके दिमाग में उसके लिए शब्द ही नहीं आएंगे। इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फंडा है। और आप केवल एंट्रेंस और भी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें हज़ारों विद्यार्थी बैठते हैं, उसके लिए रिटर्न मुझे नहीं लगता कि संभव हो सकता है। और जैसा कि आपका पुराना एक्सपीरियंस रहा है, तो आप बोल रहे हैं अभी कि मैंने 2000 मैंने नहीं दिया वो एग्ज़ाम, 2016 में ही 2017 में यूपी गवर्नमेंट ने सुपर टेट का एग्ज़ाम कराया था, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई थी, उसके बाद का जो एग्ज़ाम था। तो उसमें क्या था कि जो बच्चों ने रिटर्न एग्ज़ाम दिया था, तो अगर आपने पूछा कि अगर आपने कोई शब्द पूछा या पर्यायवाची पूछा, जैसे आपने पूछा कि घोड़े का पर्यायवाची क्या है, अब इनको है पता है, हमको तुरंग पता है, किसी को अश्व पता है, तो सबने अलग अलग लिखा है। फिर आप आंसर शीट में कोई एक लेके आ रहे हो, या तो तीनों को लाना चाहिए। रिटर्न एग्ज़ाम में ये हो जाता है। और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम रहता तो उसमें अनियमितता बहुत पाई गई थी। बहुत से उनको मतलब बोनस मार्क्स देने पड़े थे। क्यों देने पड़े थे? क्वेश्चन बेकार, क्वेश्चन अच्छे थे, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से लिखेंगे ना। जैसे इन्होंने आंसर आ रहा है 2, अब इन्होंने अपने हिसाब से लगाया, हमने अपने हिसाब से लगाया, किसी ने सीधा रख दिया। और वो ऑप्शनल होता तो उसमें इस प्रकार की खामियां नहीं हो सकती थी, तो वो कोर्ट में चैलेंज भी हो गया था। अगर हम चैलेंज करते हैं तुरंत चेक भी हो जाएगा, चेक हो जाएगा। तो उसमें जो चेक हुआ था, फिर कॉपियाँ जलाई गई, बहुत सी दिक्कतें हुई, और उसमें धांधली भी बहुत हुई, लोगों की कॉपियाँ एक्सचेंज हो गई। तो हमारा ये मानना है कि अगर बड़ी से बड़ी परीक्षा है तो उसके लिए ऑप्शनली ज़्यादा बेटर होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप किसी को कोर्ट में वो नहीं कर सकते, मार्क्स नहीं कर सकते कोर्ट में किसी क्वेश्चन को, और होता है तो खुद जो संस्था होती है वो खुद उसकी एक आंसर की निकालती है। अच्छा, अब आप कोई भी आप मान लीजिए, जैसे पूछा कि भारत में संस्कृत का क्या रोल है, एक क्वेश्चन आया, इन्होंने अपने हिसाब से लिखा, मैंने अपने हिसाब से लिखा, होना चाहिए दोनों का सही, लेकिन वहाँ नंबर अलग अलग क्यों हो जाते हैं? किसी ने अच्छा लिखा होगा, किसी ने बेकार लिखा होगा। अब वो आपकी मतलब आपकी जानकारी में हम अच्छे हो सकते हैं या ये अच्छे हो सकते हैं, हाँ। लेकिन दोनों ने अपने अपने हिसाब से अपने बहुत सही, आपका मैं पॉइंट पा रहा हूँ। बिल्कुल, मैंने अपने हिसाब से पूरा 100% दिया, इन्होंने अपने हिसाब से 100% दिया। 100% लेकिन अब आप किसको 100% मानना है वो आपके ऊपर है ना। तो वही चीज़ है, तो इसमें अनियमितता आ जाती है। चलिए, और यूपीएससी का अगर आप उदाहरण देंगे तो यूपीएससी में देखिए वो यही थॉट देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें देखते हैं। और दूसरा उसमें भी देखिए कहीं ना कहीं बच्चे मेहनत तो सभी करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं उसके लिए, बस वो वहीं चूक जाते हैं कि हम को जांचने वाले के उस पर खड़े नहीं उतर पाते। जो खरा उतर जाता है उसकी मानसिकता और लिखने वाले की मानसिकता जहाँ मैच खा जाएगी वो उसके नंबर हाई आएंगे। और उसमें भी पहले ऑप्शनल प्री रहता है, उसके बाद फिर मेंस रहता है, तो ऐसा नहीं पहले ऑप्शनल से ही ना वो मेंस के लिए ऑप्शन से गुजर करके जब बहुत कम लोग बचते हैं तभी तो वो रिटर्न कराते हैं। कम के लिए बहुत अच्छा है रिटर्न, कम लोगों जल्दी कॉपी जच जाएं, अच्छे से वो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों के लिए तो बहुत बड़ी मतलब चुनौती है। भी लगभग 4 लोगों के सुझाव इसके पहले लिए, 2 लोग सामने बैठे हुए हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन डेवलप हो रहे हैं।
लोगों का कहना है कि अगर हम MCQ का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ऑप्शन डी मैंने टिक लगाया है, तो हम किसी दिन अगर क्रॉस चेक करेंगे उसको निकलवा करके, तो हमारा ऑप्शन सही है कि गलत हमें साफ साफ मालूम चल जाएगा। हमने भी डी लगाया था, हमारे दोस्त ने भी डी लगाया था, सबका बराबर नंबर आया। लेकिन हमने जो लिखा था हमारे दोस्त ने वही लिखा था, शायद नंबर डिफ़र कर जाता होगा। आपने सुना ना असाइनमेंट में एक दोस्त दूसरे दोस्त का असाइनमेंट छापता है, वो नंबर छापने वाला नंबर ज़्यादा पा जाता है और जो छपवाता है वो कम पाता है। तो बहुत सारे ग्लिच और प्रॉब्लम होंगी। आपके हिसाब से क्या प्रॉब्लम होगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर चर्चा किया जाएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए साथ। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। चलिए, ये बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप पकड़ लेंगे क्या? बहुत बहुत धन्यवाद कैमरा पकड़ने के लिए।